वेलकम्स माय नियर एंड डियर स्टूडेंट इन आवर ऑनलाइन क्लास। जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखी थी, यानी मात्रकों की पद्धतियाँ। और हमारे पास 3 तरीके की सिस्टम ऑफ यूनिट थी, मात्रकों की पद्धतियाँ थी। देखें, पहली जो पद्धति थी मैंने बताया था CGS, दूसरी पद्धति थी FPS और तीसरी पद्धति थी आपकी MKS। ठीक। CGS का मतलब था सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। FPS का मतलब है फुट पाउंड सेकंड। और MKS का मतलब है मीटर किलोग्राम और सेकंड। यानी जब हम लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नापते हैं तो इस पद्धति का नामकरण क्या हुआ बेटा? CGS। ठीक बच्चों। जब हम लंबाई को, लेंथ को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में नापते हैं तो पद्धति का नाम हुआ FPS। जब हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मेजर करें तो नाम होता है MKS। ठीक बच्चों। अब मैंने आपको कल बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि इनसे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही हैं। इन चीज़ों से अलग अलग कंट्रीज़ में ये पद्धतियाँ जो हैं अलग अलग अपनाई जाती हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आता। जैसे कोई कहीं जा कर के पाउंड को कहे या इंडिया में आकर पाउंड कहे, इंडिया में पाउंड प्रचलित ही नहीं है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो सब जगह सर्वमान्य हो, सब जगह जिसको अपनाया जाता है, और उस पद्धति का नाम होता है SI पद्धति, SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस पद्धति में 7 मूल राशियों का यूज किया जाता है। मैंने आपको मूल राशि बताई थी। तो इस पद्धति में, ऐसा ही सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, मूलभूत राशियाँ, 2 तरीके की राशि होती है। ठीक है बच्चों, पहले बताई थी फंडामेंटल मूलभूत भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि यानी ड्राइव्ड। तो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं। इसमें कौन कौन सी होती हैं? 3 तो बेटा ये MKS वाली होंगी, यानी लेंथ को, लंबाई को नापेंगे मीटर में, द्रव्यमान मास को नापेंगे किलोग्राम में, समय टाइम को नापेंगे सेकंड में, उसके बाद में अगली इसमें होती है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको नापते हैं एम्पियर में।
उसके बाद में तापमान को हम नापेंगे केल्विन में। इन सब की डेफिनेशन भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। और पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसको हम नापेंगे मोल में। ठीक। और लास्ट होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी प्रदीपन तीव्रता। इसको आप चमक भी कह सकते हैं। इसको नापते हैं कैंडेला में। CD। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी इसमें यूज की जाती हैं। लंबाई को मीटर, द्रव्यमान यानी मास को किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत धारा करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, तापमान को केल्विन के से डिनोट करेंगे, पदार्थ की मात्रा को मोल, केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, और प्रदीपन तीव्रता जिसको हम चमक भी कहते हैं, इसको मेजर करते हैं हम कैंडेला में। इन सब की आपको मैं डेफिनेशन बताऊंगा। समझ में आई बात? और वो डेफिनेशन में मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो डेफिनेशन जो है जिसकी टीम ने बैठ करके जो है वो डिसाइड की है। ठीक बेटा, तो ये हमारे पास में 4 पद्धति हो गई। इन 3 पद्धतियों के बाद में ये जो चौथी जो सिस्टम है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक बच्चों, क्यों पड़ी? क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होता था। कहीं पर FPS को अपनाया जाता है, कहीं पर CGS को अपनाया जाता है, कहीं पर MKS को अपनाया जाता है। तो इस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए मात्रकों की एक ऐसी पद्धति को अपनाया गया, इंटरनेशनल सिस्टम को बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को बनाया गया, जिसमें ये कन्फ्यूजन मिट जाए, जिसको सभी जो है मान्यता दें, सभी इसका यूज करें। ठीक। अब एक इम्पॉर्टेंट बात सुनिए। मात्रकों का चुनाव देखें। मात्रकों के चुनाव से मेरा मतलब क्या है? मात्रकों के चुनाव से मेरा मतलब यह है कि आपको मात्रकों को चुनते समय, उनका यूज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही उठा करके मात्रक आप यूज ना करें, मन में आज इसको यूज कर लिया। क्या क्या चुनाव है? पहली बात, मात्रक सर्वमान्य हो। ये सर्वमान्य क्या चीज है सर? यूनिवर्सल, सभी जगह जिसको जानते हो, पहचानते हो। आप अमेरिका में गए और वहाँ जा कर के पूछ रहे हैं, या आपसे किसी ने पूछा कि भाई फलाना जगह कितना दूर है, आपने कहा वो जगह तो 2 कोस है, जैसे हम ग्रामीण स्तर पे यूज करते हैं, तो वो समझ जाएंगे कि आपके कोस क्या होते हैं। वो समझेंगे मीटर। बैठ रहा है मेरे दिमाग में? तो ऐसा मात्रक यूज ना करें। भाई मुझे कपड़ा खरीदना है, आपने दुकानदार से कहा कपड़ा दे दे भाई, चलो इंडिया में आज भी चलो मानते हैं, आपने कहा उसको मतलब 10 हाथ दे दे,
समझ में बेटा? तुम अपने हाथ को यहाँ से ऐसे गिन के ले गए हो 10 हाथ, उसका हाथ है इतना सा, इतना सा, तो आपके 10 हाथ और उसके 10 हाथ से ठीक हैं क्या? सर्वमान्य होने चाहिए। कहो उससे कि इतना मीटर दे दे, अब वो मीटर आपके लिए भी उतना ही है और उसके लिए भी उतना ही है और दुनिया के लिए उतना ही है। तो मात्रकों का चुनाव ऐसे करें जो सर्वमान्य हो, ऐसा चुनाव ना करें जो आपके लिए कुछ उसकी वैल्यू अलग हो, किसी और के लिए उसकी वैल्यू अलग हो, किसी तीसरे आदमी के लिए उसकी वैल्यू अलग हो, चौथे आदमी के लिए उसकी वैल्यू अलग हो, पांचवें आदमी के लिए उसकी वैल्यू अलग हो। ऐसा नहीं, सभी के लिए उसकी वैल्यू समान हो। आप 3 मीटर कपड़ा लेके आओ तो वो 3 मीटर कपड़ा आप कहीं से भी परचेज कर लो 3 मीटर उतना ही होगा, और किसी से भी परचेज कर लो उतनी ही लेंथ का 3 मीटर होगा। तो सर्वमान्य होने चाहिए। दूसरी बात, मात्रक उचित आकार के हों, अर्थात ना ज़्यादा बड़े तथा ना ही छोटे। क्या मतलब है? आप गए दुकानदार के पास में सब्जी लेने, समझना, मैं एक सेंटेंस बोलूँगा। दुकानदार के पास सब्जी लेने गए, मान लीजिए सपोज आपको टमाटर लेना है, और आपने उसको कहा मुझे 5 किलो टमाटर दे दे। कॉमन सेंस की बात है, वो 5 किलो का बाट रखेगा, आपको 5 किलो टमाटर तोल करके दे देगा। ठीक, आप किसी बेचारे छोटे से दुकानदार के पास गए और उस दुकानदार से आप अपने लैंग्वेज में, बात वही है लेकिन कहने का तरीका देखना, अपनी लैंग्वेज में उससे कह रहे हो कि मुझे 5000 ग्राम टमाटर दे दे। वो उस ग्राम व्राम को तो बाद में देखेगा, 5000 सुन करके सुसाइड करके मर जाएगा। यानी 5000 यूज करना गलत है, समझ में आई बात? आप उसको कहें 5 केजी टमाटर दे दें, यानी मात्रा को ना तो ज़्यादा बड़ा करें ना ज़्यादा छोटा करें। आप उससे वहाँ जाकर कहेंगे 5000 ग्राम। अब आप खुद सोचिए क्या ये उचित है कि मुझे 5000 ग्राम टमाटर दे दे? वो 5000 पर कंसंट्रेट करेगा, इतना तो मेरे पास होगा नहीं, जबकि उसके पास है, क्योंकि हमें पता है 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। समझ रहे हैं बात को? तो 5 किलो 5000 ग्राम, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये मात्रकों का चुनाव इस तरीके से नहीं किया जाता। मात्रकों का चुनाव इस प्रकार से किया जाता है कि वो ना तो ज़्यादा लेंदी हो, बड़े हों, साइज उनका बहुत ज़्यादा हो, और ना ज़्यादा छोटे हों। ठीक, तीसरी चीज़, मात्रक समय के साथ परिवर्तित नहीं हो। यानी समय के साथ कैसे परिवर्तित नहीं हो? आपने एक लोहे का टुकड़ा लिया, उस लोहे के टुकड़े को नाप करके और अपना एक मात्रक बना लिया कि ये 1 मीटर का टुकड़ा है। अब जब भी मुझे नापना होगा कोई चीज़ तो मैं इस टुकड़े से नाप लूँगा। जैसे मुझे 1 मीटर चाहिए तो इसको एक बार रख लेंगे, 2 मीटर चाहिए तो इसी टुकड़े को हम 2 बार रख लेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि ये मेरा एक मात्रक मैंने बना लिया और उसको आपने रख दिया। समय गुजरता गया, केमिकल रिएक्शंस हुई, उसमें जंग लग गई। अब जंग लग गई उस मात्रक में तो वो घिसना स्टार्ट हुआ। समझ में आई बात? आप उसी को यूज करे जा रहे हैं, वो समय के साथ बदल चुका है, वो 1 मीटर कहाँ रहा। आप स्केल यूज करते हैं बेटा, एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा उस स्केल को जब आप यूज करते हो तो स्केल को यूज करते करते वो आगे से ना घिस जाता है। जब आप उसको मेजर करते हो तो उसमें 0.12% की थोड़ी बहुत एरर आती है। समझ में आई बात? लेकिन आपका उस वजह से मात्रक तो डिस्ट्रॉय हुआ, खराब हुआ। तो ऐसे मात्रकों को यूज ना करें। मात्रक का चुनाव ऐसे करें कि वो समय के साथ बिल्कुल एक ऐसा मेटल हो जो समय के साथ बदले नहीं।
बैठा दिमाग में, जिसका मान समय के साथ एक जैसा ही रहे, ताकि आपको मेजरमेंट करने में, मापन करने में किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बैठा दिमाग में, ऐसा मात्रक आप चूज करेंगे जो समय के साथ बदले नहीं। फोर्थ, मात्रक को पुनः निर्मित किया जा सके। इसका क्या मतलब है? मात्रक को पुनः निर्मित किया जा सके मतलब दोबारा उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके, दोबारा बनाया जा सके। सपोज हमने कहा कि बेटा मुझे 0 डिग्री सेल्सियस आपको दिखाना है कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, तो मैं क्या करूँगा, फ्रिज में आइसक्रीम रखी होगी, उस आइसक्रीम को बाहर निकालूंगा और आपसे कहूँगा ये 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि जम गई है वो। जब ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस है, ये अभी इसका जो टेम्परेचर है इस आइसक्रीम का वो 0 डिग्री सेल्सियस, ये जम चुकी है। अच्छा, आप भागे भागे गए, अपने भैया को बुला के लाए कि सर 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रहे हैं। जितनी देर में आप आते हो वो आइसक्रीम मेल्ट हो गई, पिघलना स्टार्ट हो गई, अब वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं रही। अब आप कहोगे सर दोबारा दिखाना 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, तो मैं कहूँगा वो तो मेल्ट हो गई। पुनः निर्मित किया जा सके, अब मैं उसको दोबारा कैसे बनाऊं? अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर आप दोबारा उसको जमा लीजिए, आप उसको दोबारा जमा लीजिए। तो आप उसको पुनः, उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, बैठा दिमाग में आपको मेरा, उस टाइम पर मैं इसको कैसे बनाऊं, वो तो मेल्ट हो गई। बैठा दिमाग में, लेकिन आपने क्या किया, कोई स्केल लिया, मैंने कहा इस स्केल में मुझे 1 सेंटीमीटर दिखाना है, मैंने आपको 1 सेंटीमीटर दिखा दिया। अब सपोज वो स्केल टूट जाता है, बैठा दिमाग में, तो उस स्केल को उसी टाइम पर मुझे निर्मित करना है, तो मैं क्या करूंगा, टूटे भाग को अलग करने के बाद में आगे में जो सेंटीमीटर बच रहे हैं उसको दिखा दूंगा कि ये 1 सेंटीमीटर है। जरूरी नहीं मैं स्टार्टिंग पॉइंट से सेंटीमीटर, आप समझने की कोशिश करें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट से ही ये स्केल है, इसमें 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये यहाँ से टूट गया, स्केल सपोज टूट गया, और वो एक अलग चीज़ है कि सर आपने जलाई दिया ये, नो, तो यहाँ से ये टूट गया है। आपने कहा 1 सेंटीमीटर में, आपको ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से दिखा रहा था, ये 1 सेंटीमीटर है, सपोज ये यहाँ से टूट गया, तो मैं दोबारा निर्मित कर लूँगा, मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं इस 1 सेंटीमीटर को दिखा दूंगा उसी टाइम पर। मेरा कहने का मतलब है दोबारा अगर उसको बनाया जा सके ऐसा आप मात्रक यूज करें। वो आइसक्रीम मेल्ट हो गई है, आप बहुत बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, आप दोबारा उसको जमाएंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है। समझ रहे हैं बात को? उसी टाइम पर आप उसको दिखा दें, दोबारा तुरंत निर्मित आप उसको कर सकें, पुनः निर्मित किया जा सके मात्रक। नेक्स्ट, मात्रकों पर भौतिक परिस्थितियां, फिजिकल कंडीशंस जैसे तापमान, दाब आदि का प्रभाव नहीं हो। इसका क्या मतलब है? आपने सपोज एक मात्रक चूज किया, अब वो मात्रक आपका ऐसा है बेटा कि सर्दियों में तो 1 मीटर जो है वो सुकड़ करके इतना सा हो जाता है, और गर्मियों में फैल कर वो 1 मीटर इतना बड़ा हो जाता है। समझ में आया? तो ऐसा मात्रक आपको चूज नहीं करना है जो टेम्परेचर वगैरह से इफेक्ट हो जाए, यानी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो उसकी वैल्यू कुछ और आए, टेम्परेचर कम हुआ उसकी वैल्यू कुछ और आए, ऐसा मात्रक जो है हमको चूज नहीं करना है। उस पर किसी भी भौतिक परिस्थिति का किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो मात्रकों का ये एक सिलेक्शन है, मात्रकों का चुनाव है। उस चुनाव को करते समय हमें किन किन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों को जो है हम जहन में लाएं,
जब हम मात्रकों का चुनाव कर रहे हैं तो उसमें पहली बात थी कि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मतलब सब जगह उसको लोग जाने। ऐसा मात्रक, ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड आप यूज ना करें, सॉरी ऐसा मात्रक आप यूज ना करें जो एक पर्टिकुलर एक सोशल एक मतलब एक सामाजिक रूप से ही उसको एक बिल्कुल भिन्न एक समाज है जो ही उसको जानता है और बाकी के लोग उसको जानते ही नहीं हैं। तो ऐसा मात्रक आप यूज ना करें। मात्रक उचित आकार की होना चाहिए। ऐसा नहीं आप किसी मात्रक को इस तरीके से बोल रहे हैं कि वो बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है उसको, तो चुनाव ऐसे करें कि वो ज़्यादा ना तो बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो। ठीक, मात्रक जो हैं वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होने चाहिए। समय के साथ उनका ऐसा नहीं जैसे कोई आपने लोहा लिया, लोहे का 1 मीटर बना के रख दिया, कुछ दिन बाद वो केमिकल रिएक्शंस हो, जंग वगैरह लग गई हैं, वो मात्रक जो है उसका आकार बदल गया है। ऐसा लें कि आपका मात्रक अगर ख़राब भी हो जाए तो आप तुरंत उसको रिकन्सिट्रेट कर सके, उसको दोबारा बना सकें। मात्रकों पर फिजिकल कंडीशंस का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, इन चीज़ों से मात्रक की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मौसम बदले, तापमान बदले तो आपके जो मात्रक है वो चेंज हो जाए, उन पर किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद कल के लेक्चर में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है विमाएं। क्या शुरू करने जा रहा हूँ? विमाएं। क्या होती है विमाएं? थोड़ा सा आइडिया मैं आज दूंगा आपको, बाकी शुरू से मैं आपको कल ढंग से उसको हम दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक आइडिया देके जा रहा हूँ। मैंने एक भौतिक राशि लिखी, फॉर एग्जाम्पल त्वरण, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? जब वेग की वैल्यू बार बार बदलती है तब त्वरण उत्पन्न होती है, और त्वरण बराबर होता है, ये फॉर्मूले आपको अभी लर्न करने पड़ेंगे, वेग बटे समय। एक्चुअली ये वेग में परिवर्तन होता है, लेकिन हम विमाएं पढ़ रहे हैं तो डेफिनेशन अभी हम डेफिनेशन पर ज़्यादा अपना ध्यान जो है वो नहीं दे रहे हैं, हम विमा निकालने पर ध्यान दे रहे हैं। बाकी ये वेग में परिवर्तन होता है, तो वेग बटा समय। ठीक, अगली बार वेग क्या होता है? वेग होता है सर विस्थापन बटे समय, या हम विमाएं पढ़ रहे हैं तो आप दूरी बटे समय भी लिख सकते हो, दूरी बटे समय। ठीक, और एक समय पहले से है। ठीक, दूरी क्या लंबाई नहीं होती? दूरी जो है वो क्या होती है? लंबाई। ठीक, यहां पर लंबाई की घात कितनी है? 1, और समय की घात, अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, लंबाई की पावर 1 और समय की पावर -2। तो ये 1 और जो ये -2 मैंने जो ये पावर लगाई हैं, इनको कहते हैं हम क्या? विमाएं। अभी कुछ समझ में कम आएगा धीरे धीरे, मैंने कहा था कल मैं उसको और ढंग से समझाऊंगा। मैंने एक्चुअली किया क्या है, ये एक व्युत्पन्न राशि है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है, जो किस किस पे डिपेंड कर रही है? वेग पर और समय पर। अगेन वेग एक कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है, जो किस किस पे डिपेंड कर रही है? दूरी पर और समय पर। लेकिन ये दोनों ऐसी राशि हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, यानी ये मूलभूत भौतिक राशि। मैंने एक व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूलभूत भौतिक राशि में चेंज कर दिया, और चेंज करने के लिए मुझे मूलभूत जो राशियां हैं ये, इन पर क्या लगानी पड़ी? घात। उन घातों को कहते हैं विमाएं। जब आपका उद्देश्य व्युत्पन्न राशि से मूलभूत राशि बनाना हो तो आपको उन मूलभूत भौतिक राशि पर पावर चढ़ानी पड़ती हैं, घात चढ़ानी पड़ती हैं। समझ में आई बात? उन घातों को हम नाम देते हैं विमाएं। बेटा एक छोटा सा मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि विमाएं क्या होती हैं, बाकी इसको हम कल पढ़ेंगे कि एक्चुअल में विमाएं क्या हैं। बेटा दिमाग में तो व्युत्पन्न राशि को किस में चेंज करना है हमको? मूलभूत भौतिक राशि में। तो क्या चढ़ानी पड़ेंगी मूलभूत भौतिक राशि पर? पावर चढ़ानी पड़ती हैं, घात चढ़ानी पड़ती हैं। उन घातों को हम कहते हैं विमाएं। बैठा दिमाग में? तो ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, कल से हम इसको और अच्छे से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।